बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लवली पीपल रीक्लेम द लेजेंड्स के साथ आपकी खिदमत में ज़फ़र इकबाल एक बार फिर हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर आपके सामने या तो किसी ग्रोइंग हीरो को लेकर आते हैं और या किसी लेजेंड को लेकर आते हैं, द लेजेंड्स हुम यू फॉरगॉट। आज जिस ग्रोइंग हीरो और लेजेंड को हम लेकर आए उसमें दोनों क्वालिटीज़ शामिल हैं और इस लेजेंड ने, इस ग्रोइंग हीरो ने अपनी फ़ील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाया है। शी अर्नड हर नेम और मेरे हर के बोलने से आपको अंदाज़ा हो गया कि आज ही हमारी गेस्ट हैं वो एक फ़ीमेल हैं, खातून हैं। तो मैं उनके और आपके दरमियान हायल रहने के बजाय ऐसा करूँगा कि उनसे आपका बिलमुशाफ़ा उनसे आपकी बातचीत करवा दूँ। तो हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मारी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने पर। आप जानती हैं कि लवली पीपल रीक्लेम द लेजेंड्स हुम यू फॉरगॉट ऐसा चैनल है जो कि अपने लेजेंड्स को, पाकिस्तान के लेजेंड्स को और ग्रोइंग हीरोज़ को सामने लेकर आ रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है आपको सामने लेकर आते हुए। मारिया, सबसे पहले तो आप अपना मुकम्मल नाम बताइए, क्योंकि आपके नाम में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई आपको मारिया तकदीस कहता है और कोई आपको मारिया तस्दीक कहता है। मेरा जो पूरा नाम है वो है मारिया तकदीस। तकदीस, अब ये मेरा कोई वो प्रॉपर कोई सर नेम नहीं है कि लोग बाज़-औक़ात समझते हैं कि शायद मेरे पापा का नाम तकदीस है या मेरे हस्बैंड का नाम तकदीस है। ऐसा कुछ नहीं है। तकदीस नाम मेरे नाना अब्बू को बहुत पसंद था, तो वहाँ से ये तकदीस, और फिर मारिया जो है मेरी मम्मा को बहुत पसंद था, तो उस तरह से ये पूरा नाम बना मारिया तकदीस। तो इसमें और कोई अलग से कोई और चीज़ नहीं है कि मैं कोई और चीज़ इसमें लगा रही हूँ। तो ये पूरा एक मेरा नाम है मारिया तकदीस। यानी आपका एक फ़र्स्ट और लास्ट दोनों नेम आपके अपने ही हैं। ये तो तस्दीक नहीं है, ये तकदीस है असल में। तकदीस है। ठीक है। अच्छा मारिया, मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह से एक अरसे से इस फील्ड में, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी इसके अलावा एकेडमिक से हट के आपकी वो कौन कौन सी ऐसी डिप्लोमास या कोई ऐसे सर्टिफिकेट्स या कोई डिग्री वगैरह आपने कोई स्किल हासिल की है? बिल्कुल। जब मैं बिल्कुल कॉलेज स्टार्ट कर रही थी, मैट्रिक के फ़ौरन बाद, पहला एक्सपीरियंस मेरा इंटरनेशनल रहा था, यूथ एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम, जिसके थ्रू स्कॉलरशिप पे एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट जो है वो मैं यूएस गई थी पूरे 1 साल के लिए। अच्छा, यस प्रोग्राम में? यस प्रोग्राम में। और वो कौन सा ईयर था? दैट वाज 2004 एंड 2005। आई थिंक इट वाज यस 2। यस 2। यस 2। तो वी आर द मोस्ट सीनियर्स एक्चुअली यस में। वहाँ से एक यूएस एलमनाई बनने का एक सफ़र शुरू हुआ, जिसके थ्रू बहुत सारे और प्रोग्राम्स में, जैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर बेटर वर्ल्ड टुमारो, जिसमें हमने माइनॉरिटीज़ के साथ मिलकर एक ऐसा ब्रिज कायम करने की कोशिश की जिसमें सब लोग मिलकर काम कर सकें, इंटरफेथ। एग्जैक्टली इस तरह से। उसके साथ साथ जो है फिर अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैं यूएस गई हुई थी दोबारा से, जिसमें इस्लाम फेमिनिज़म को समझने की कोशिश कर रही थी। मैं उसको पढ़ने के लिए गई थी, जिसमें हमने साइंस ऑफ हदीस पढ़ा था, फिर उसमें हमने तफसीर के बारे में पढ़ा था कि कुरान को सही तरह से ट्रांसलेशन उसकी कैसे समझ सकते हैं, ताकि बहुत सारी जो मिसकम्युनिकेशंस हैं वो आती यहीं से कि हमें सही तरह से कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता। हमारे यहाँ भी हम अगर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ हम पढ़ने की हद तक पढ़ रहे हैं, हम उसको समझ नहीं रहे, और ना उसको हम ज़रूरी समझते हैं समझना, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन ही नहीं आती है। और स्पेशली ख़वातीन का क्या रोल है इस्लाम के अंदर, क्योंकि इस्लाम, हम अगर बात करें तो बहुत मॉडर्न रिलीजन है और बहुत मॉडर्न स्ट्रेटजीज़ लेकर आया है जो कहीं ना कहीं लोगों ने पीछे छोड़ दी हैं, और फिर उसमें चले गए हैं वो जहालियत वाले मोड में, जहाँ से निकालने के लिए इस्लाम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वो जो इस्लाम ने एक एक्चुअल जो फेस है इस्लाम का, जो शायद दूसरी कौमें भी और दूसरे मुल्क, दूसरे लोग ऐसे हैं जो उसको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप लोग आगे लेकर आए। एग्जैक्टली। इसमें हम बेसिकली ये देख रहे थे कि ख़वातीन का क्या रोल है, एज ए लीडर उनका क्या रोल है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शुरू होता है रोल लीडर बनने का, एक बिज़नेस वुमेन बनने का, या बहुत सारी चीज़ों में जिसमें ख़ुद मुख्तियारी थी कि अपनी पसंद से शादी, अगर आप कब आप
कर सकते हैं या किस तरीके से और दूसरी तीसरी चीज़ों में आप अपने आप को शामिल कर सकते हैं। क्या लिमिटेड तरीका है उसका, क्या एक इस्लाम ने तरीका बताया हुआ है? तो अगर आप पसंद की शादी भी कर रहे हैं तो उसके लिए एक इस्लाम ने जो तरीका आपको बताया हुआ है उसको बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए, बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए, और बहुत सारी चीज़ें जो शायद मुझे कहीं ना कहीं डाउट रहते थे बीइंग अ मुस्लिम कि बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो वहाँ मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले और एक ओपन प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैं बहुत सारे सवाल पूछ सकती थी और जो मिसकंसेप्शंस थे उनको दूर कर सकती थी। फिर उसके बाद अभी फैब तो में इसके लिए मारिया कोई और लोग अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन या लड़कियाँ? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये जुलाई में होता है। इसका लिंक हम आपके जो भी कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पे आप बिल्कुल इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा भी नाजरीन, अगर आप को कुछ और इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि यस के बारे में हो, यस प्रोग्राम के बारे में, या जो मारिया ने अभी जिस सर्टिफिकेट का या डिप्लोमा का जिक्र किया स्किल का, उसके बारे में आपके क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मारिया से हम रब्ता करें और इनसे उसके बारे में डिटेल लें और आपसे शेयर करें। और अगर आप चाहेंगे तो हम एक दूसरा सेशन भी मारिया के साथ आपके लिए अरेंज करवाएंगे। अभी रिसेंटली फैब में मेरा जाना हुआ था मिस्र, जहाँ पे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीख रहे थे। एंटरप्रेन्योरशिप या स्मॉल बिज़नेस देखी जाए तो वो मेरे लाइफ से बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि हुनर घर में भी हम लोग बेसिकली यही कर रहे हैं कि ख़वातीन को तैयार कर रहे हैं। हुनर घर क्या है? हुनर घर मेरी पहचान है, यूँ समझे कि मेरा बेबी है जिसको पाल पोस के अभी तक मैं लेकर चल रही हूँ। एक छोटा सा इनिशिएटिव था जो मैंने 2008 में स्टार्ट किया था, जब बल्दिया टाउन में मैं कुछ करना चाहती थी। बल्दिया टाउन आने के बाद कि बल्दिया टाउन आई भी मैं शादी के बाद, उससे पहले शायद मैंने इस इलाके का नाम भी नहीं सुना था। नाज़रीन, बल्दिया टाउन पाकिस्तान के शहर कराची के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का एक इलाका है जो कि बहुत ही एक बैकवर्ड एरियाज़ में भी इसको काउंट करते हैं, जबकि एक बैकवर्ड एरिया नहीं है, ये बहुत एक आगे तरक्की करता हुआ एरिया है। लेकिन उसमें थोड़ा सा काम करना ज़रा चैलेंजिंग है, जिसको मारिया ने किया। जी मारिया। बिल्कुल। बल्दिया टाउन की अगर हम बात करें तो जिस दौर में मैं यहाँ पर आई थी 2006 में, तो यहाँ के हालात बहुत मुश्किल हालात थे, और स्पेशली जिस इलाके में मैं रहती हूँ तो यहाँ पे जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स थी। पूरे कराची को वैसे ही लोग इस तरह से बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ करते हैं कि एक अरसा जो है वो रोशनियों का शहर बहुत ज़्यादा अंधेरों में रहा। तो जो हंगामा होता था वो सबसे पहले यहीं से शुरू होता था। अगर पूरे पाकिस्तान में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले यहाँ पे दुकानें बंद होती हैं, सबसे पहले यहाँ पे आग लगना शुरू होती है, फिर जो है वो आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ ऐसा इलाका है जहाँ लोग दिन के टाइम भी शायद आने से घबराते हैं, मर्द हजरात भी घबराते हैं या थे अभी भी कुछ हद तक। अगर मैं कहीं चली जाऊँ और वापसी पे मुझे देर हो जाए, मतलब 6-7 भी बज जाए अगर शाम के, तो वापसी पे गाड़ी नहीं मिलती है यहाँ आने के लिए। तो अभी इसमें कुछ सच है या ये एक अजम्पशन बनी हुई है, या एक बस एक लोगों ने पहले से सोचा हुआ था तो वही अभी तक जहन में चल रहा है? अब तो बहुत हद तक अजम्पशन है ये, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। आपने जिस एरिया में काम किए हैं बल्दिया के, उसमें कौन सा आपको ऐसा चैलेंजिंग काम लगा जो कि आपको लगा कि इसमें ज़्यादा रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है और इसमें ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करनी पड़ रही है? देखिए, बल्दिया टाउन बहुत डाइवर्स इलाका है। यहाँ पे आपको हर कौम, हर तबका, हर फ़िक़ा, हर मज़हब, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। यहाँ पे आपको सिंधी, बलूची, पठान, मियाँ वाली, उर्दू स्पीकिंग, सब एक मोहल्ले में इस तरीके से लोग रहते हैं। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता, कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाता है। बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जो इन रूट्स जाके या अंदर जाके इस तरह की चीज़ें करते हैं। क्योंकि मैंने जो चीज़ें देखी वो ये है कि अगर आप पठान के इलाके में हैं और आपका मसला जो है वो उर्दू स्पीकिंग्स के साथ है, तो हमारे साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि हम सामने वाले एरिया में जो उर्दू स्पीकिंग्स का एरिया है या महाजरों का एरिया है, हम वहाँ पे अगर होते थे, ख़रीदारी कर रहे होते थे और हालात ख़राब हो जाते थे, जिसमें दुकानें बंद हो गई, डंडे लेके लोग आ गए, गोलियाँ चलने लग गई, तो सब लोग अपने घरों के दरवाजे खोल देते थे, बैक
क्योंकि हर घर में 2-2 दरवाजे तकरीबन बने होते थे, तो बिला बगैर डरे हुए लोग अपने घरों के दरवाजे खोल देते थे कि जिसने पनाह लेनी है आके पनाह ले ले। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने दुकानों के अंदर पनाह ली या घरों के अंदर जाके पनाह ली कि जब ठीक हो जाएगा नॉर्मल तो फिर उनके घर का कोई बड़ा बोलता था कि अब आप चले जाएं। और कितनी बार मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए लोग आए कि खैरियत से घर तक पहुँच जाएं, और सेम हम लोग भी यहाँ पे अपने इलाके में। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट तो दिलों में है ही नहीं। यानी नाज़रीन, हम ये कह सकते हैं कि दरअसल ये किसी कौम में या सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच, उर्दू स्पीकिंग या कोई भी कौम, कोई भी मसलक, कोई भी मज़हब के दरमियान ये कोई मसला नहीं था, बल्कि और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कि आपस में मोहब्बत, इत्तेहाद और इत्तेफाक से काबू पाने की कोशिश भी की गई। अच्छा मारिया, मुझे आप ये बताइए कि आपकी जो कम्युनिटी में आपने बहुत काम किया है, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपकी ये वर्किंग जो है वो मेरी कम्युनिटी में करने पर सबसे मेरी बड़ी अचीवमेंट है, या ये मैंने लाइफ में ऐसा काम किया, जैसे अभी आपने हुनर घर का भी जिक्र किया, तो वो आपकी जो बेस्ट जो अचीवमेंट थी वो थी? बहुत सारी हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल एक ट्यूशन पढ़ाने से स्टार्ट किया था। अच्छा। कि मैं पढ़ा रही थी, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही थी। फीस बहुत ज़्यादा लेती थी? मेरे साथ हमेशा यही हुआ है कि अगर मैंने बल्दिया में कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो वो चैरिटी पे मतलब अच्छा। वो फ्री में ही हमेशा हुआ है, और मुझे वो बंद करना पड़ा क्योंकि मैं लोगों से पैसे नहीं ले सकती। अच्छा। ये बड़ा मसला होता है कि यार अच्छा कोई तो भी आ रहा है, ले लेती हैं आप? बस कोशिश करूँगी सर अगली बार। बात ये थी कि जब मैंने ख़वातीन से मिलना शुरू किया और यहाँ के मसले मसाइल पता चले तो एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बाहर निकलने का मसला था कि घरों से बाहर नहीं निकल रही, पढ़ाई का रुझान नहीं है, तो सोचा कि इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर ये सब सिखाते हैं, कुछ बेहतरी आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर सिखाया, फिर भी वही हालात हैं भाई, चेंज नहीं हो रहे। मसला क्या है? पढ़ भी लिया, अब तो पढ़ लिख गए, अब क्या मसला है? फिर समझ में आया कि असल मसला तो रोज़गार का है। ठीक है। क्योंकि पेट में कुछ होगा तो कुछ करेंगे ना। ठीक है। अब बात यह है कि अगर वो पढ़ लिख भी गई, लैंग्वेज भी सीख ली, कंप्यूटर भी यूज़ करना आ गया, घर से निकलने की इजाज़त अभी भी नहीं है। ठीक है। लेकिन बल्दिया टाउन की एक बहुत अच्छी बात यह है, जो बहुत साल लग गए मुझे जानने में, कि यहाँ हर औरत टैलेंटेड है, हर मर्द टैलेंटेड है, हर किसी के हाथ में हुनर है। हमारे यहाँ एक बात तो मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि तालीम आपने जितनी भी हासिल कर ली है, हुनर आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि नौकरी कभी भी जा सकती है, हुनर नहीं जाता। हकीकत है, फैक्ट है बिल्कुल। तो जब आप के पास जब जॉब नहीं होती, या जॉब का वैसे ही बड़ा काल है हमारे मुल्क में, बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स जो हैं वो फिर रहे हैं जॉब की तलाश में, कुछ भी नहीं मिल रहा, हर चीज़ इस तरह से जा रही है। तो अगर हुनर है तो वो फिर आगे निकल जाते हैं। और इस वक्त स्मॉल बिजनेस और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक हैं, चल रही हैं, इन है। अभी देखा जाए तो ऑनलाइन बिजनेस और जितने भी स्मॉल बिजनेस है वो एकदम से बाहर आए हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बाहर उभर के आए हैं, उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, उस पर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, उसमें हर चीज़ हो रही है। तो हमने होम बेस्ड वर्कर्स के लिए जो एक अचीवमेंट, जो एक रोल रहा हुनर घर का, कि हमने इनके राइट्स के लिए काम किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। हमारा एक DAC डिस्ट्रिक्ट एक्शन कमेटी बनी, जिसमें हम लोगों ने सिंध गवर्नमेंट में जाके इनके लॉज पास करवाए कि इनको लेबर के तौर पे काउंट किया जाए, यूनियंस इनकी बनेंगी, लीडर्स ये लोग बनेंगे। फिर उसके बाद हमने मिडिल पर्सन का कॉन्सेप्ट ख़त्म करवाया, डायरेक्ट ख़वातीन तक हमने जो है लोगों को काम दिलवाया। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो वर्किंग था वो ख़वातीन के साथ ही रहा, यूथ के साथ और ख़वातीन, यूथ और ख़वातीन। अब उसमें यह है कि मैंने चैरिटी वर्क भी बहुत किया है, कि राशन भी दे रहे हैं, ये शादियां भी करवा रहे हैं, बट इन दी एंड जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि हमने इनके हाथ में कुछ दिया। मतलब इन्हें हमने मछली पकड़ना सिखा दी कि भाई आपने खुद करना है, बजाय आपने वाकई हुनर घर का जो एक वो थी एक्सट्रैक्ट जो था, जो निचोड़ था, वो आपने हुनर की शक्ल में उनके हाथ में दिया। सिर्फ आपने अपनी आपको एक NGO के तौर पर नहीं रहने दिया कि कागज़ी कार्रवाई सिर्फ हो, आपने उसको वाकई मतलब NGOs भी ऐसा नहीं है कि नहीं करती, बहुत बड़ी बड़ी NGOs हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्लैक शिप्स बीच में आ जाते हैं जो कि काम करने वाले लोगों को भी बदनाम कर देते हैं। अच्छा मारिया, आप मुझे ये बताइए कि आपकी इस थ्रू आउट जो आपका सफ़र रहा है, इसमें किसी से आप इंस्पायर हैं? कोई मेंटोरिंग किसी की आपके साथ है? बिल्कुल है मेंटोरिंग। मेरी सबसे पहली मेंटोर जिन्होंने हमें भेजा
जिनके थ्रू हम यूएस गए थे। आई डोंट नो वो एक होता है कि नाम पसंद करें ना करें, फरा कमाल, ठीक है। उनको हमेशा देखा है, उनसे इंस्पिरेशन मिली है एक आइडियल पर्सन के एक आइडियल पर्सन के तौर पे, एक स्ट्रेंथन वुमेन के तौर पे। हमने उनकी लाइफ को देखा है, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उनका हमने स्ट्रगल भी देखा है, उनकी हमने पीक एराज भी देखे हैं, हम लोगों ने उनके हर तरह के दौर देखे हैं। क्योंकि आई वॉज ओनली 14 और 15 जब हमारी उनसे पहली मुलाकात हुई थी बैक इन 2004, और अभी तक उनके साथ एक बड़ी बहन वाला रिश्ता है कि वो एक बड़ी बहन की तरह गाइड भी करती हैं। अच्छा, मैं समझा आप नहीं, आप मैं वैसे मुझे इस इलाके में सब बाजी बोलते हैं, लेकिन ये है कि फ़रा के साथ जो एक रिलेशनशिप है वो एक अलग लेवल का है। हर चीज़ के लिए उन्हें याद रखती हूँ, करती हूँ। ऑल राउंडर हैं वो तो, ऑल राउंडर हैं। और भी बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आए हैं, एक आप भी हैं, आपके साथ भी एक रिश्ता रहा, एक बाप बेटी वाला रिश्ता भी रहा, एक आपके साथ एक जैसे कहते हैं कुलीग वाला रिश्ता भी रहा, मेंटोर वाला रिश्ता भी रहा। तो हम लोग वैसे गॉसिप्स भी बहुत करते हैं मिलकर आपस में, हमारा वो सहेलियों वाला रिश्ता भी है। घंटों घंटों हम लोग बैठ के नाराज भी हो जाते हैं और फिर मनवा भी लेते हैं, ऑफ कोर्स नाराज भी हो जाते हैं और जल्दी मान भी लेते हैं, मना भी लेते हैं एक दूसरे को। तो बिल्कुल फ़रा कमाल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ मैं। ठीक है। अच्छा मारिया, आप एक खातून हैं, एक लड़की हैं, खातून पे शायद आप माइंड करेंगी, नहीं अब चलता है अभी, ठीक है। तो आप माशाल्लाह से एक ज़माने से जो है इन कामों में तो लगी हुई हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप कुकिंग कर लेती हैं? मतलब दिमाग पकाने के अलावा कुछ और? देखिए, एक तो मैं बोलती बहुत हूँ, अच्छा, और अल्लाह का शुक्र है कि बोलने के पैसे मिलते हैं। मतलब फिर जॉब एज अ ट्रेनर आपका बोलना बनता है क्योंकि अब जॉब एज अ मास्टर ट्रेनर भी की है, एज अ लीड ट्रेनर भी की है। आपने ट्रेनिंग किसके साथ की है, मतलब किस इदारे में की है? मैंने क्योंकि बहुत अरसा जब हम बल्दिया में मैं काम कर रही थी, फिर मेरी मुलाकात जैसे सबिया शाह के साथ हुई। उन्होंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करना था कम्युनिटी पीस एंड हारमनी सेंटर के नाम से, और हमने उस कॉन्सेप्ट पे मिलकर काम भी किया था। अच्छा। तो बल्दिया में काम करना इतना आसान है नहीं, तो आपको कोई बंदा चाहिए होता है। तो वहाँ हम लोगों ने आपस में एक साथ काम शुरू किया बल्दिया के लिए। कोलैबोरेशन किया आपने? कोलैबोरेशन कह सकते हैं आप उसको, लेकिन ये था कि एक मेंटोर का किरदार उन्होंने भी अदा किया है। ठीक है। उनके साथ तकरीबन मैंने 4 साल का अरसा गुजारा है, डिफरेंट जॉब्स की हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में हेल्प भी किया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान में काम करके। जो बात है उसको हम झुटला नहीं सकते कि अगर मैंने शायद इतनी ज़्यादा रिकग्निशन थी हुनर घर के हवाले से, लेकिन एक इंडिविजुअल रिकग्निशन जो मेरी ज़ात को लेके है वो मुझे वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान से मिली कि भाई मारिया कौन है, मारिया एक ट्रेनर है, मारिया इज़ वो कोऑर्डिनेटर भी है, वो मोबिलाइज़र भी है, वो ट्रेनर भी है। तो ये वाली सारी पहचान जो है वो कहीं ना कहीं वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, वो एक छुपा हुआ हाथ होता है ना जो पीछे से आपको सपोर्ट दे रहा होता है। तो वो उसमें से सबिया शाह का रहा है मारिया के साथ कि उन्होंने WDFP में काम करके, मेरे ख्याल से अज़्म नौजवान में आपने मेन ट्रेनर के तौर पे काम किया। जी, अज़्म नौजवान में सबसे ज़्यादा अरसा काम किया है। तब मैं वो भी आप सबिया आपा के साथ ही थी? एग्जैक्टली। अच्छा। उसमें यह था कि पहले मैं उस वक्त किसी और प्रोजेक्ट में थी, लेकिन जब अज़्म नौजवान का सुना था तो मैंने खुद उन्हें कॉल करके कहा कि मुझे इसमें आना है। ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई इसमें तुम्हारी पोजीशन कम हो जाएगी एंड ऑल दैट। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है ट्रेनिंग का काम करना है और यूथ के साथ काम करना है। बिल्कुल। तो लेकिन उसमें मैंने ग्रो भी किया और आगे तक गई और मास्टर ट्रेनर तक काम किया। यानी दोनों खवातीन थी जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं। बिल्कुल ऐसा ही था माशाल्लाह से। अच्छा, हम कुकिंग की बात कर रहे थे ना, आपने पका दी बात पका दी। कुकिंग का ये है कि मुझे बहुत शौक है। कुकिंग मेरे लिए एक थेरेपी की अहमियत रखती है। अच्छा, उसमें भी थेरेपी? उसमें भी थेरेपी है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हूँ तो फिर मैं खाना पकाती हूँ। मतलब स्ट्रेस में है तो चिकन पका लिया, हाँ, या स्ट्रेस में है तो टिंडे पका लिए, बहुत खुश हैं तो चिकन बना लिया, ऐसा है? सब्जी वब्जी तो बनाती ही नहीं हूँ ज़्यादा। अच्छा। लेकिन ये कि हर तरह की डिश ट्राई करती हूँ, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो। कौन सी होती है? कुकिंग मैंने सिखाई भी है।
नहीं, आप जो बेहतरीन मैं से बेहतरीन- पकाती हैं वो क्या है? दिमाग बहुत अच्छा पका लेती हूँ। इसके अलावा मगज नहीं। या दिमाग? मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ बहुत अच्छा, इटालियन डिशेस बहुत अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा। उसके साथ साथ पाकिस्तानी तमाम डिशेस बहुत अच्छी बना लेती हूँ। राइट। बिरयानी बहुत फेमस है, और तकरीबन हर चीज़। मैं कहती हूँ कि औरत को ऑलराउंडर होना चाहिए। मर्द को नहीं होना चाहिए? मर्द का अपना मसला है, वो आप सोचें मुझे क्या पड़ी है इसकी। अच्छा। औरत के बारे में मैं पर्सनल अपनी राय मेरी ये कि औरत को ऑलराउंडर होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कैटर कर सकती है, तो उसके अंदर ये पिज्ज़ा सलाहियत है। आप कब खिला रही हैं फिर हमें? आपको सर, आप तो कहेंगे जी मैं नहीं खा सकता। अच्छा। आपको, आपके लिए परहेजी पिज़्ज़ा बनाना पड़ेगा, जब कहेंगे खिला दूंगी। ठीक है, चलें नाजरीन, पिज़्ज़ा जो है वो मारिया पे ड्यू है। आप भी कभी जिसने खाना है वो कमेंट कर दें कि मारिया के हाथ का पिज़्ज़ा किसने खाना है। हाँ। उसे वो आपने ऑर्डर करना है, अमाउंट ट्रांसफ़र करना है और पिज़्ज़ा आपके पास मौजूद चलिए, होगा। ये मेरा नया बिजनेस है। अच्छा, आप हुनर घर को कितना टाइम दे देती हैं? हुनर घर को थ्रू आउट तो उसमें नौजवान जो आपका टाइम रहा वो तो आई डोंट थिंक कि आप देती होंगी टाइम, लेकिन जो वैसे है अब, जैसे उससे पहले या उसके बाद, एवरेज आप कितना टाइम दे देती हैं? हुनर घर को तो आप कहें कि 60 to 70% जो है वो टाइम अभी दे देती हैं? मैं खुद रहती भी वहीं थी, ऑफिस भी वहीं था। अब मैंने थोड़ा सेपरेट किया है कि रहे अलग रही हूँ, हुनर घर को अलग चला रही हूँ। वरना मेरे बच्चे भी इसके साथ साथ बड़े हुए हैं, मेरे बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपके बच्चों में है ये शौक़, ये सोशल सर्विस का? या मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें अपने साथ रखूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड एज होम जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने या उनके साथ टाइम गुजारने, इस तरह के गांव देहातों में लेकर जाती हूँ जहाँ बहुत कम रिसोर्सेज मौजूद हैं, बहुत बेसिक ज़िंदगी, क्योंकि हम तो इन्हें हर चीज़ प्लेट में रख कर दे रहे हैं और उन्हें आइडिया नहीं है कि किस तरह से बनती हैं। और वो रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि चलें, हमें जो मिल रहा है हमें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये चीज़ें नहीं मिली हुई। अच्छा मारिया, आप कितने बहन भाई हैं? मेरे 3 भाई हैं, एक मैं हूँ, 2 बहनें हैं हम लोग। आप 2 बहन हैं, मतलब एक बहन और हैं आपकी? एक बहन और है मेरी। अच्छा, और आप माशाल्लाह से, क्योंकि आपके बच्चे हैं तो यकीनन आप शादीशुदा भी हैं, तो कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? सर मेरी शादी को माशाल्लाह से 14 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, तो आप एक बेहतरीन माँ भी हैं। हाँ, मेरी शादी बचपन में हुई थी। अच्छा, कितने बचपन में? इतना बचपन तो नहीं था कि वो रिस्ट्रिक्शन में नहीं, 18 इयर्स की थी मैं जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा। और 19 की थी जब मेरा बेटा हुआ था। अच्छा। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो और मैं, हम दोनों साथ साथ बड़े हो रहे हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 14 साल शादी को हो चुके हैं और 18 साल की उम्र में शादी हुई थी। हाँ, तो कितनी उम्र हो गई मारिया की? गलत बात हो गई ना, ये तो गलत बात हो गई। अच्छा मारिया, ये बताइए, आप ड्रामे वगैरह देखती हैं? मूवीज, ड्रामे, सॉन्ग्स वगैरह सुनती हैं? सुनती हूँ, ड्रामे अच्छा, भी देखती हूँ। पाकिस्तानी ड्रामा कोई आपका एक्टर जो पसंद हो कि ये एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग करता है? मुझे ना नाम नहीं याद रहते, बड़ा मसला है। एक ड्रामा, कैरेक्टर याद रहता है? हाँ, एक ड्रामा अभी रिसेंटली मैं बहुत शौक से देख रही थी, इश्क ज़हे नसीब। अच्छा। उसमें जो मेन रोल था उसने डुअल पर्सनालिटी का एक रोल अदा किया था। अच्छा, और ये किस चैनल पे था? ये आई थिंक हम पर था या ARY पे था। अच्छा। आई एम नॉट श्योर। तो कैरेक्टर मर्द का वो आदमी है, लेकिन रात के टाइम पे वो औरत बन जाता था। अच्छा, कमेंट करके आप बताइएगा कि वो कौन था। हमारी शायद नाम नहीं जानती, वो जाहिद नाम है उनका, शायद पता नहीं क्या नाम है उसका, मेरे ख्याल से जाहिद नाम है उनका। नाम मुझे याद नहीं, लेकिन आप कमेंट करके कंफर्म करवाइएगा, जो कि मुझे थोड़ा बहुत याद पड़ रहा है कि वो इसके अलावा भी एक और ड्रामे में भी बहुत सारे ड्रामाज में वो आ रहा है। अभी एक ड्रामा और उसका चल रहा है। एक ड्रामा था जिसमें हानिया के साथ थे वो, जो मौलवी का किरदार कर रहे थे, एक जगह दुकान पे होते थे और एक जगह पर उनका जो है वो बहुत ही मकार किस्म के हस्बैंड का किरदार था। अच्छा, ड्रामा एक्ट्रेसेस में ड्रामा अब मैं सर्च करूँगी तो मुझे सुकून आएगा। हाँ, वो तो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ, ड्रामा एक्ट्रेसेस में आपका फेवरेट? जाहिर अहमद नाम है, और वो सोनिया हसन के साथ था। अच्छा। हाँ। अब फेवरेट एक्ट्रेस आपकी कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस में समीना पीरज़ादा। समीना पीरज़ादा। समीना पीरज़ादा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत रियलिस्टिक होके काम करती हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में अगर मैं इस तरह से ओवरऑल बात करूं तो तकरीबन हर कोई अपनी जान डाल देता है किरदार के अंदर। बेहतरीन काम करने इसमें अभी एक जो ड्रामा चल रहा है इस प्यार के सदके,
अच्छा। उसमें जो मेन लीड में लड़की है, अब फिर उसका नाम मुझे नहीं आता, आप अच्छा। सबसे पूछ लीजिएगा। हाँ, कमेंट करके आप बताइएगा, ये अब आपकी ड्यूटी है, आप कमेंट करके हाँ। बताएं कि किरदार किसने अदा उस किया था। बंदी ने एक बहुत इनोसेंट लड़की का किरदार अदा किया। इश्क ज़हे नसीब में भी वो एक बहुत अच्छा रोल अदा कर रही थी। अच्छा, और तो ये कौन से चैनल से था? ये भी हमसे था? ARY आई थिंक। ARY से था। तो वो बंदी माशाल्लाह से आपको अब अच्छी बहुत लगती है? अरसे बाद जाके मैंने देखा है कि कोई इस लेवल की एक्टिंग कर सकता है। ग्रेट। मूवी एक्टर्स में जो पाकिस्तानी है, यार वही सारे ड्रामे वाली मूवी में आ रहे हैं, उसमें अच्छा, तो पुराने लोगों में से आपको कोई पसंद नहीं है? जैसे नदीम है, शाहिद हैं, वहीद मुराद हैं, मोहम्मद अली वहीद थे, मुराद संतोष सबके कुमार फेवरेट हैं। रहे हैं। वहीद मुराद की एक्टिंग बहुत अच्छी रही उस ज़माने चॉकलेटी हीरो थे ना वो में। जब हम देखते थे मोहम्मद अली की फिल्में देख रहे होते थे या नदीम साहब की फिल्में, शबनम बहुत फेवरेट रही हैं। अच्छा, मुझे उस वक्त ना सारी एक्ट्रेसेस पता नहीं क्यों सबकी शक्लें एक जैसी लगा करती थी। अच्छा, समझ नहीं आता था। रानी की बहुत अच्छी एक्टिंग रही हमारी, उसमें नीलो नाम था, शान की जो वालदा हैं, हाँ नीलो बहुत अलेक्जेंडर थी पहले जी। बहुत अच्छी एक्टिंग उनकी रहती रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी। ज़ेबा बख्तियार की बहुत अच्छी एक्टिंग रही है। हाँ, ग्रेट। और नूरजहां जो है वो पुरानी फिल्म में उनकी बिल्कुल ऑलराउंडर रहेंगे। वो गाने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी वो गुलकारा भी थी और फिर अदाकारा यानी भी मैं थी। ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ नाजरीन के मारिया की जो फेवरेट सिंगर होंगी वो मैडम नूरजहां होंगी। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मैडम नूरजहां जो है यहाँ उनको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। यानी अक्सर मैं अपने चैनल पे ये बात कहता रहता हूँ कि इंटरनेशनली और नेशनल तौर पे भी पूरी दुनिया में शायद मैडम नूरजहां जैसा जो भी एक फ़नकार है वो हज़ारों साल में भी पैदा दोबारा नहीं हो अभी सकता। एक और पाकिस्तानी सिंगर हैं जो इस वक्त ड्रामा सॉन्ग्स गा रही हैं, बलोच करके कोई उसका नाम है। हाँ हाँ, रांझा रांझा सॉन्ग उसने गाया है। अच्छा, ये भी आप बताइए कि कौन सा है? OST वो ड्रामा भी बहुत अच्छा था। अच्छा। जिसमें नाउ आई फॉरगॉट द नेम, उसमें वो लड़का है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। मज़े मज़े। हाँ, वो उसने भी बहुत कमाल की एक्टिंग की है। सही सही। मतलब कुछ ड्रामे अच्छे लगते हैं, मैं इतना कोई टाइम नहीं होता कि बैठ के देखूं, लेकिन कुछ ड्रामे जो है ना वो दिल को छू जाते हैं कि यार इसको देखना है अब। अच्छा तो अच्छा, आप शोज़ वगैरह देखती हैं? टीवी शोज़ जो आते हैं उसमें फेवरेट शो आपका कौन सा है? वो जो शाम को बैठ के लड़ते हैं सियासतदान, वो शो अच्छा लगता है, या आपको फ़हद का जैसे शो आता है, फ़हद मुस्तफ़ा का, या दानिश तैमूर का जो शो आता है, इस तरह के शोज़ पसंद हैं? मुझे शायद मैं कहूँगी कि जैसे वो क्या नाम बोला है आपने अभी, जी तो पाकिस्तान टाइप का जो शो है, इस तरह के शोज़ पसंद आते हैं इसलिए कि उसके अंदर देखा जाए तो बहुत सारी हद तक चीज़ें गलत भी होती हैं, लेकिन जो एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं कि कुछ उम्मीद होती है जीतने की। अगर हम बात करें मॉर्निंग शोज़ की, कुछ भी नहीं दिखा रहे, उसके अंदर बहुत अजीब टैबूज़ पे, बहुत अजीब चीज़ों पे बात हो रही होती है। अगर हम शोज़ तो अब शायद नाम को रह गए, बिल्कुल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो बहुत हद तक मैंने कम कर दिया है न्यूज़ को, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे वैसे भी पता चल जाती हैं। लेकिन हर आधे घंटे बाद या हर 5 मिनट बाद अगर हम कुछ स्ट्रेस देख रहे हैं जो न्यूज़ चैनल पे इस वक्त चल रहा होता है, एक अजीब अजीब वो टॉपिक्स ढूंढ के लाते हैं, ज़बरदस्ती की लड़ाइयाँ करते हैं, मतलब आई डोंट थिंक सो कि वो डिबेट हम घर के अंदर लेकर आएँ। बजाय इसके कि मैं जीतो पाकिस्तान देखते हुए अगर ये देख रही होती हूँ कि यार अभी ना इस वाले में 10 तोले सोना है, ये वाला डब्बा नहीं निकालना, तो वो एक अच्छा होता है कि पूरी फैमिली बैठ के जो है ना वो तो बात कर रही होती है। इसमें आप ये नहीं समझती कि जैसे तारिक अजीज़ की तरह के जो शोज़ थे वो ज़्यादा बेहतर हैं इनसे? कि इसमें तो देखें आप, अगर आप किसी को बिला वजह कोई इनाम दे रहे हैं या आप अंदाजे लगवा कर कि किस डब्बे में सोना है, तो वो आप एक दिमाग को महदूद कर रहे हैं। डोंट यू थिंक कि वहाँ पर तारिक अजीज़ की तरह के शोज़ जिसमें कोई क्वेश्चंस बच्चों पार्टिसिपेंट से पूछे जाएं, उनकी मालूमात में भी इजाफा हो और कुछ इस तरह की मुझे आज भी याद है तारिक अजीज़ के शो में इकरारुल हसन ने पार्टिसिपेट किया था मुशायरे के उसमें, बेदबाजी में, और उसी से वो आगे बढ़े। और उसमें जो उसने वो गज़ल आखिर में जो उसने पढ़ी थी, एक शेर वो पढ़ रहा था, पूरी गज़ल के वो शेर अशार पढ़ रहा था, और वो हर अशार जो है वो तोएं पे ख़त्म होता था। अच्छा। तो उसने साथ वाली टीम को बीट ही इस बात पर किया
कि वो हर शेर वो पढ़ता जो तोई पे ख़त्म होता, तोई पे कुछ शुरू ही नहीं होता था। हाँ बिल्कुल। तो उस बंदी ने जो उसके साथ कंपटीशन में थी, उसने 1 से 2 शेर तो तोई पे सुना दिए, बट उसके पास तो पूरी गज़ल थी, वो फिर दूसरा शेर सुनाता, वो तोई पे ख़त्म होता, तो वहाँ वो जीता था। और वो मतलब उस लेवल के शोज़ तो दोबारा बनते ही नहीं हैं इस दौर में। तो हम देख रहे हैं कि तो अलिफ से भी शायद नहीं ख़त्म होने वाले ये रुझान ही चला गया शेर और शायरी का। आजकल तो शायद सिर्फ वही शेर होते हैं कि मैंने कहा, तुमने कहा, तुमने कहा, मैंने कहा, शेर हो गया। वाला दौर आ गया, अजीब सा एक वैलिडेशन, फेम, और लोग जो हैं वो कैमरे के पीछे पागल हो गए हैं कि बस अपनी शक्ल। और जैसे नाजरीन अभी मारिया ने कहा कि न्यूज़, जैसे एक न्यूज़ चैनल है जिसका कहना यह है कि ख़बर सनसनी नहीं खबर, तो शायद मैं उसको कहता हूँ कि ख़बर नहीं सनसनी, वो सनसनी दे रहे होते हैं। एक दौर होता था जब इतनी सुकून से ख़बरें दी जाती थी, जैसे मापारा सफदर, मेराजुद्दीन ख़ान, नज़र लोदी और खालिद हमीद, या फिर अर्जुमन शाहीन या सुरैया शहाब। आज जब ये ख़बरें स्टार्ट करते हैं तो वो मेरे ख़्याल से बिगिनिंग से ही लगता है कि ये शायद अभी ख़ुद हमला करने वाले हैं हम पर, नाजरीन पर। तो वो ख़बरों जो न्यूज़ आ रही होती है उससे तो जो डिप्रेशन होता है वो अपनी जगह, लेकिन जो उसके अंदर से जो वाइब्स निकल रही होती हैं डिप्रेशन की, वो अलग अपनी जगह होती हैं। तो इसमें तो मैं आपसे फुली एग्री करूँगा। अच्छा मारिया, आपका कोई मैसेज है हमारी यूथ के लिए, ख़वातीन के लिए मुख्तसर सा, जिसमें आप उनको कोई अच्छी बात कह जाएँ? आप तो थ्रू आउट अच्छी बातें कहती हैं, लेकिन कोई ऐसा मैसेज के जो बांध लें वो अपनी गिरा से। हमेशा एक बात कहती हूँ मैं कि डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, ओके, दिस इज़ योर करें और यहीं से आगे बढ़ें। अक्सर मैंने लोगों में, स्पेशली हमारे यूथ में देखा है कि वो कहते हैं यार अभी अपना टाइम आएगा, फिर करेंगे, इतना बड़ा सेटअप चाहिए, इतना बड़ा ये करना है, बस अभी ही करो, वट एवर जो करना है आप अभी शुरू करें उससे। वो कहते हैं ना कि कल कभी नहीं आती, कल अगर करते रहेंगे तो कल तो आज में ढल जाती है। मतलब कल जब आएगी तो वो कल आज बन चुकी होगी, तो वो कल नहीं रहेगी। तो कल का इंतज़ार ना करें, जैसा मारिया ने नहीं किया। बहुत कम उम्र से इन्होंने स्टार्ट लिया और माशाल्लाह से आज वो इस मकाम पे खड़ी हैं कि जिसमें एक, जैसे हम कहते हैं, कामयाब इंसान के तौर पर सामने आ चुकी हैं। मारिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर आई, हमारे इस फोरम से आपने हमारे जो नाजरीन हैं उनके जहन में कुछ सवाल होंगे जिनका आपने एक तरीके से जवाब भी दिया। और हम यकीन करते हैं कि हमारे नाजरीन जो है कमेंट्स करके अगर उनकी कोई कन्फ्यूजन होगी, चाहे वो प्रोग्राम जो कि मारिया कर चुकी हैं उनके हवाले से या जो हुनर घर कर रहा है उसके हवाले से, तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो हम उनसे अलग सेशन भी कंडक्ट करवाएंगे अपने चैनल पर। मारिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने का। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आज एक ग्रोइंग हीरो और लेजेंड का इंटरव्यू देखने पर। आपसे हम एक उम्मीद तो वैसे ही रखते हैं, और वो उम्मीद ये होती है कि अगर आपका दिल चाहे तो हमारे इस इंटरव्यू को शेयर भी कीजिएगा और हमारे इस इंटरव्यू को लाइक भी कीजिएगा और हमारे इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगहों पर आपको मारिया ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जैसे अगर आपने मिस कर दिया तो उसमें आपका फ़ायदा होते होते रह जाएगा। और अगर मूड आपका हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे चैनल के इस प्रोग्राम को देखने का। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।